ब्रिटेन के गुलाम थे। इस वजह से हम पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय है 1939 से 45 और ब्रिटिश इस द्वितीय विश्व युद्ध में 2 ग्रुप थे, एक मित्र देश और दूसरे ध्रुवीय देश। मित्र देश जो एक तरह की विचारधारा में विश्वास करते थे कि भाई हमारी विचारधारा है कि हम लोगों को लोकतंत्र को साथ में लाना है, साथ में इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, ये सारे जो देश थे। तो इसमें जो शामिल थे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और साथ में इनका जो साथ दिया, इसकी थोड़ी-सी अलग चीजें थी, लेकिन हिटलर ने उस पर अटैक किया तो रूस भी इनके साथ आ गया, क्योंकि हिटलर उनका भी दुश्मन था और मित्र राष्ट्र का भी था। दूसरी तरफ ध्रुवीय राष्ट्र जो इन मित्र राष्ट्रों की सत्ता को थोड़ा-सा चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि भैया बहुत हो गई, अब हमारा चलेगा। तो ऐसे कुछ फेमस लीडर हुए, जैसे जर्मनी में हिटलर, उधर इटली, रोम के पास और एक जापान। ये 3 ध्रुवीय बड़ी पावर थी और इनको थोड़ा-सा बोला जाता था कि भई थोड़ा-सा तानाशाही वाला था। नाज़ीवाद और फासीवाद। हिटलर के बारे में आपने सुना है, बहुत ज़्यादा क्रूर था। बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को चैम्बर में, गैस चैम्बर में उसने मार दिया। तड़पा-तड़पा के मारा, जिससे उनको थोड़ा सबूत मिले। और तीसरी तरफ इंडिया, भारत। हम लोग गुलाम हैं ब्रिटिश के। तो ब्रिटिश शासन ने जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, तो ब्रिटिश इधर, तो इसने बोल दिया इंडिया भी इधर है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं ने इसका विरोध किया। ब्रिटेन ने बोला कि भैया इंडिया भी हमारे साथ लड़ेगा। हम लोगों ने विरोध किया, नहीं लड़ेंगे। तो ब्रिटेन वाले ने पूछा क्यों नहीं लड़ोगे? बोले पहले विश्व युद्ध में आपके साथ दिया था 1914 में। 1914 से 19 जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें हमने आपका साथ दिया था, लेकिन आपने बदले में क्या दिया? आपने बदले में दिया हमें रोलेक्ट एक्ट, बदले में आप लोगों ने दिया जलियांवाला बाग केस। तो हम कैसे भरोसा कर लें आप लोगों पे कि इस बार भी आप कुछ ऐसा नहीं करोगे? महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, सभी लोग इस चीज के खिलाफ थे, बोले नहीं होंगे शामिल। और हम तब तक आपके साथ शामिल नहीं होंगे जब तक कि आप लोग हमें एक लोकतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं बना लेते। अगर आप हमें आजादी दोगे तो आप आजादी दे दीजिए, कल ही हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे। तो ब्रिटिश बोले नहीं 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 नहीं, आजादी नहीं देंगे तुम्हें। तो इंडिया वाले बोले जब आजादी हमें नहीं दोगे तो हम क्या पागल हैं जो आपके साथ शामिल होंगे? तुम में और जापानी लोगों में हमारे लिए फर्क ही क्या है? जापानी लोग तुम्हारे लोगों पे अगर टॉर्चर किए तो वो तो फांसीवाद हो गया, नाजीवाद हो गया, तानाशाही हो गया। लेकिन आप लोग जो हम लोगों का टॉर्चर कर रहे हैं, इसका कुछ नहीं हुआ। आप भी तो हमारा टॉर्चर कर रहे हो, तो इसको कुछ नहीं कहोगे। और तुम लोग हिटलर को गलत बताते हो, तो तुम में और हिटलर में, हमारे देश में तो कुछ फर्क है ही नहीं। तो हम क्यों आपके साथ आए? क्योंकि ना हमारे देश में लोकतंत्र है, जिनको बचाने की आप बात कह रहे हो कि भाई लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग मित्र राष्ट्र साथ आओ, तो हमारे देश में तो कोई लोकतंत्र है ही नहीं, ना हमारे देश को कोई स्वतंत्रता है, तो हम क्यों आए आपके साथ?
कोई बड़ा रीजन दो ना इसके लिए कि भाई हम लोग आपके साथ आए। तो इन्होंने देखो आप लोग साथ में आ जाओ, और जब हम लोग युद्ध जीत जाएंगे तो उसके बाद तुम्हें आजादी दोगे। हम बोले नहीं, उसके बाद तुम हमें आजादी दोगे। क्या पता उसके बाद तुम जीत पाओ नहीं जीत पाओ, किसको पता है बात। हिटलर वैसे ही ज्यादा जोश में वो पीट दिया तो तुम्हें, हमारा तो पूरा देश तबाह हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। तो उसके बाद इंडियन लोगों ने थोड़ी सी तीखे तरीके से इनसे बात की, और इनको जरूरत थी हमारी। इस बार हम लोग पागल नहीं बनने वाले थे जैसा हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में बन गए। उस विश्व युद्ध में तो गांधी जी ने खुद आके बोला यूथों को, आ जाओ बेटा लड़ने जाओ। इस बार गांधी जी बोले नहीं लड़ेंगे। सबका एक मत था कि हमें इस युद्ध में नहीं लड़ना, फालतू में हमारे लोग मारे जाते हैं और बदले में ये लोग रोलेक्स एक्ट और ये सारी चीजें करते रहते हैं हमारे खिलाफ, तो हम लोग भैया तुम्हारे उसमें शामिल नहीं होंगे। और 1935 में जो हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम, इसमें इन्होंने बात की थी कि भाई चुनाव होगा। वो चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला। कांग्रेस की सरकार अच्छी चली, बहुत जगह उन्होंने विधानसभा भी बनाई, चाहे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में हो, या बंगाल वाले क्षेत्र में हो, या पंजाब वाले क्षेत्र में हो, कई जगह कांग्रेस ने अपनी सरकार दी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोग शामिल हो जाएं, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच टकराव हो गया। तो कांग्रेस वाले नेताओं ने बोला देखो भैया विधानसभा में तो पास नहीं होगा, या केंद्रीय सभा में भी पास नहीं होगा, हम इस्तीफा दे देते। तो कांग्रेस ने जब ये लोग नहीं माने तो इन्होंने अपनी प्रांतीय सरकारों से, जो भी प्रांतों में सरकार थी, बोला भैया तुम इस्तीफा दे दो, लेकिन हम लोग इनके साथ युद्ध में नहीं लड़ेंगे, बेफालतू में हम लोग अपने लोगों को नहीं मरवाएंगे। और कांग्रेस की सरकार ने जब त्याग पत्र दिया, इससे मुस्लिम लीग बड़ा खुश हुआ। मुस्लिम लीग बढ़िया रहा, ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग को बहुमत मिला ही नहीं था। तो उन्हें लगा ये कांग्रेस वाले भी क्यों लीड करें, तो इसको लिए उन्होंने खुशी मनाई और बोला देखो कांग्रेस का शासन खत्म हो गया इस राज्य से, और इन्होंने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जब कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बोला बढ़िया रहा, ये तो अच्छा किया अंग्रेज भाई साहब आपने, ये इनसे एक तरीके से वो दिवा दिया। तो मुस्लिम लीग इस बात से बड़ी खुश थी कि चलो दोबारा से इलेक्शन होगा, हमें भी मौका मिलेगा, हर बार नहीं कांग्रेस का ही बहुमत रहता है। तो ये सारी चीजें हुई। तो जब इतने सारे भारतीय नाराज थे, तब लेके जो वायसराय थे उन्होंने एक प्रस्ताव रखा भारतीयों के सामने, जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो 1940 में एक प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखा गया, अगस्त प्रस्ताव, भारतीय लोगों को मनाने के लिए। क्योंकि एक तरफ ब्रिटेन के ऊपर फ्रांस प्रेशर डाल रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका डाल रहा था, बोले भाई साहब तुम्हारे पास हथियार हैं, लेकिन हथियार चलाने के लिए लोग कहाँ हैं, और अगर आप भारत से सपोर्ट नहीं मिलोगे तो तुम तो हार जाओगे, और हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। बोले हमारे पास भी पैसा है, हमारे पास भी हथियार है, लेकिन चलाने वाले लोग तो मिले, और चलाने वाले लोग हैं भारत में, तो ऐसे कैसे चलेगा बिना भारत के काम। तो तुम्हें जो उन्हें देना है दो, लेकिन जल्दी मनाओ, वरना हिटलर हमें बहुत पीटेगा। और ऊपर से जापान हमें नहीं छोड़ रहा है, हमारे एयरपोर्ट पे ही हमला कर दिया है। तो इस बात को लेकर ब्रिटेन की सरकार पर जब दबाव बना, तो इन्होंने अगस्त प्रस्ताव लिनलिथोग, ये लिनलिथोग कौन था, इंडिया में उस टाइम वायसराय था, इंडिया का वायसराय, ये सभी पार्टियों के सामने अगस्त प्रस्ताव को रखता है। तो सारी पार्टियां बैठी हुई है, हाँ बेटा ये लिनलिथोग जी क्या कहना चाहते हो। तो देखो भैया
आप लोगों का युद्ध में आना जरूरी है, वरना हम लोगों को हिटलर बहुत पीटेगा, उधर से जापान पीटेगा। तो इसलिए हम आपके लिए कुछ प्रोविजन लाए, कुछ प्रावधान लाए। तो अगर आप हमारा साथ देते हो तो इन काम को हम लोग करेंगे और आप लोगों की आजादी के लिए भी फायदेमंद होगा। तो भारतीय लोगों ने बोला बताओ क्या कहना चाहते हो। तो बोले देखो भैया, इस अगस्त प्रस्ताव में कुछ ऐसे प्रावधान है जिनकी आप लोग डिमांड कर रहे थे बहुत सालों से, उन सारे प्रावधानों को हमने मान लिया। तो इंडिया बोले बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो बोले देखो, युद्ध के बाद, जैसे इन्होंने किया, युद्ध के बाद भारतीय लोग भागो भागो यहाँ से भागो, युद्ध के बाद बहुत बढ़िया, हम बचे ना बचे, तुम जीतो ना जीतो, युद्ध के बाद क्या बनाओगे। बोले एक संविधान सभा बनेगी तुम्हारी, और ये संविधान सभा आप लोगों का संविधान बनाएगी, और इसमें ज्यादातर लोग जो होंगे या बहुमत होगा वो भारतीय लोगों का होगा। कांग्रेस ने और सबने कहा ये बात तो ठीक है, भारतीयों का बहुमत होगा, संविधान बनाओगे, ये भी ठीक है, संविधान सभा बनाओगे, ये भी, लेकिन युद्ध के बाद ये ठीक नहीं। तो भारतीय लोग इस चीज से नाराज थे कि भाई युद्ध के बाद नहीं, अभी क्या करोगे ये बताओ। तो बोला देखो, युद्ध के दौरान, हाँ इंडिया वाले बोले हाँ आप सही बोल रहे थोड़ा सा, युद्ध के दौरान जब युद्ध चल रहा होगा, भारतीयों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर हम लोग युद्ध में शामिल होंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि जापान और जर्मनी या इटली हमें बख्श देंगे, भाई वो हमारे लोगों पे भी हमला करेंगे। तो इन्होंने बोला युद्ध के दौरान एक सलाहकार परिषद बनेगी जो भारतीयों के सुरक्षा का ध्यान करेगी। कहीं ऐसा ना हो आप लोग यूरोप चले जाओ लड़ने के लिए और पीछे से जर्मनी या जापान हमला कर दे। और बोला इसमें जो सदस्य होंगे सुरक्षा परिषद में, कुछ भारतीय, कुछ ब्रिटिश। तो भारतीय लोग बोले ठीक, ये प्रोविजन फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, पहले वाले में तो बिल्कुल नहीं था। फिर बोलता है वायसराय, जो मेन मुखिया है रानी की तरफ से भारत में, जो मेन हीरो है, वायसराय की जो काउंसिल होती है या उसकी जो परिषद होती है, उसमें भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा, और उस परिषद में ज्यादातर सदस्य मनोनीत होते हैं, मतलब ये चुनता है, इलेक्शन नहीं होता। और इस मनोनीत में बहुमत में भारतीय लोगों को रखा जाएगा। भारतीय बोले ठीक है, बहुमत में हमें रखा जाएगा, लेकिन एक चीज याद रख लो भाई साहब, हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, आपकी ये परिषद वर्षद में बैठने के लिए नहीं है। आप कह रहे हो वायसराय हेड होगा, उसमें भारतीय लोग बैठ जाएंगे, लेकिन हम तो आजादी की बात करें, पूर्ण स्वराज। हमने तो 1929 के अपने लाहौर समझौते में कह दिया, लाहौर अधिवेशन भैया, कि हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, और अभी भी आप इस पे अटके हो। फिर बोलते हैं भारतीयों के लिए डोमेनियन स्टेटस, जिसकी डिमांड कौन करते हैं, नेहरू रिपोर्ट में करते हैं, मोतीलाल नेहरू 1828 में करते हैं कि भैया भारतीयों को डोमेनियन स्टेटस मिला जाए, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का। तो इस बार इन्होंने मान लिया। तो पहली बार ब्रिटिश लोगों ने डोमिनियन स्टेटस की मांग को माना कि भारतीय लोगों को थोड़ी सी स्वतंत्रता दिया जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया किस प्रोविजन के थ्रू था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार भारतीयों की डोमिनियन स्टेटस की मांग को माना ब्रिटिश। तो ये सारी चीजें चले, और उसने बोला थोड़ा सा मुस्लिम लीग को बुरा ना लगे, इसके लिए कुछ चीजें बोली। बोले अल्पसंख्यक लोग
अल्पसंख्यक जैसे ही आया मतलब मुस्लिम लीग की बात हो गई, मुस्लिम लोगों की बात हो गई। तो इन्होंने बोला अल्पसंख्यक लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी ऐसी सत्ता को हम कमान नहीं देके जाएंगे जिससे आपके हितों का नुकसान हो। कहने का मतलब ये थोड़ा सा मुस्लिम लीग को अपील करने वाला था, थोड़ा सा लॉलीपॉप देना था उसको कि देखो भैया ठीक है, हम लोगों ने बात की कि ये सारी चीजें होंगी और ऐसा होगा, और हम लोग आपका भी ध्यान रखेंगे कि आप लोगों के साथ भी कुछ ना हो। अब इसमें कांग्रेस को कुछ बातें अच्छी लगी, ये सारी चीजें भारतीयों ने प्रतिक्रिया, कांग्रेस बोली ठीक है भैया, तुमने बोला संविधान सभा बनेगी लेकिन युद्ध के बाद नहीं, युद्ध से पहले चाहिए हम। युद्ध के दौरान सुरक्षा सरकार परिषद बनेगी, अच्छा प्रोविजन है। वायसराय की परिषद में भारतीय लोगों को बहुमत होगा, ये भी अच्छा है, लेकिन डोमिनेटेड नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा, पूर्ण स्वराज देते हो तो बताओ। डोमिनियन स्टेटस गया, मोतीलाल नेहरू के टाइम मांगा था हम लोगों ने, उस टाइम आपने दिया नहीं, नेहरू रिपोर्ट में बोला। तो कांग्रेस ने एक तरीके से बोला भैया नहीं, काम नहीं चलेगा, हम लोग शामिल नहीं होंगे। तो कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को लौटा दिया, एक तरीके से मना कर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को सबसे बढ़िया प्रोविजन बस ये लगा, अल्पसंख्यक के भरोसे को तोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी सत्ता को नहीं दिया जाएगा जो उनके खिलाफ हो। तो मुस्लिम लीग ने इस चीज की तारीफ की, लेकिन मुस्लिम लीग ने और सबका विरोध किया। बोले ये क्या है भाई, युद्ध के बाद संविधान सभा बनाओगे, हमें तो अलग देश चाहिए था, हमें संविधान सभा से क्या मतलब। वह सराय की परिषद में मनोनीत, भाई मनोनीत बनाओ या इलेक्शन करवाओ हमें नहीं पता, हमें अपना अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए हमें। और पाकिस्तान की डिमांड तुमने मानी नहीं तो हम लोग आपके साथ क्यों हैं। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद भी भारतीय लोग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जापान जापान ब्रिटिश वालों को बढ़िया तरह पीट रहा था। वियतनाम, साथ में कंबोडिया, म्यांमार, इस क्षेत्र तक जितनी भी अंग्रेजों की टेरिटरी थी या जो इनके उपनिवेश थे, उन सबको कब्जे में किसने कर लिया, जापान ने कर लिया। और ब्रिटिश लोग इस चीज से बचने के लिए क्या किए, जो उस क्षेत्र में उनके संसाधन थे उनको जला रहे थे। क्यों जलाने का एक मेन कारण था कि जापान की सेना के हाथ में ना लग जाए। अगर इनकी सेना को खाना नहीं मिलेगा, संसाधन नहीं मिलेंगे तो अपने आप ही हट जाएंगे पीछे। तो ब्रिटिश लोगों ने ये जलाना स्टार्ट किया। इस बात से भारतीय लोगों को थोड़ा धक्का सा लगा। भारतीय लोग बोले भैया ये म्यांमार तक आ गया है, कल को अगर जापान भारत में आ गया और ब्रिटिश लोगों ने वही किया जो वियतनाम और कंबोडिया में किया हमारे साथ, तो जापान जब यहाँ पे नियंत्रण करेगा तो हो सकता है ये भारत में भी हमारे सारे संसाधन जला के चले जाएं। और जब हमारे संसाधन जल जाएंगे तो इतने लोग हमारे युद्ध में नहीं मरेंगे जितने अकाल से मर जाएंगे, क्योंकि खाने को खाना नहीं मिलेगा। तो ये सारी दिक्कत ना हो, इसलिए भारतीय लोगों ने एक सत्याग्रह शुरू किया जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह, या इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ये भारतीय लोगों ने शुरू किया और इसका मेन पर्पस था जापान को ये संकेत देना, देखो भैया हम लोग कोई फर्क नहीं समझते, ना आप में ना ब्रिटिश लोगों में, और हम लोग बिल्कुल आपके खिलाफ नहीं है, ना ब्रिटिश के साथ हैं। आप लोगों का युद्ध है, आप लोग जानो, लेकिन हमारे देश में आप थोड़ा सा युद्ध मत करना। हम लोग जब शामिल ही नहीं है
तो हमारे देश को तबाह क्यों करोगे। तो ये चीज याद दिलाने के लिए जापान को कि भैया भारतीय लोग नहीं शामिल हैं, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च किया। गांधी जी ने बोला देखो इसमें हम लोग ज्यादा जनता को शामिल नहीं करेंगे, इसमें कुछ प्रमुख प्रमुख लीडर शामिल हो। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दो मैसेज हैं। पहला, जापान को संकेत देना कि भैया हम ब्रिटिश के साथ नहीं है। दूसरा, ब्रिटिश को संकेत देना कि आप लोग अब हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, कि हम लोग आपसे अभी नहीं मांग रहे, पता नहीं बाद में दे देंगे, भैया जो देना है अभी दो, नहीं तो हम नहीं है तुम्हारे साथ। तो ब्रिटिश को ये संकेत देना कि भारतीय लोग अब डरते नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगस्त प्रस्ताव की जो विफलता थी, उसके जवाब में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। और भारतीय लोगों ने बोला देखो भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जापान और ब्रिटिश से, क्योंकि ब्रिटिश भी क्रूर आदमी है बहुत, तानाशाही तो ये भी भारत में करते हैं। तो हमारे देश में क्या फर्क पड़ता है कि नाजीवाद हो, फांसीवाद हो, तो हम लोग किसी भी चीज में कोई अंतर नहीं करते। जैसे हमारे लिए ब्रिटिश है, ऐसा ही हमारे लिए नाजीवाद है। मतलब ये हिंसक क्रांति वाले लोग हैं। तो जापान वालों को एक तो पहले बात ये बस संकेत देना, दूसरा ब्रिटिश वालों को एक और मौका देना कि भैया देख लो, अगर आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात मान लिए तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी जब हमारी जनता शामिल होगी। इसको लेके भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होंगी। तो इनको एक और मौका दिया कि भैया देख लो, अगस्त प्रस्ताव में तो कुछ हुआ नहीं, आगे कुछ कर सकते हो तो बताओ। और साथ में ये दिखाना कि भैया भारतीय लोग डरते नहीं है आप लोगों के डर से कि शामिल हो जाओ नहीं मार देंगे काट देंगे। तो भारतीय लोग डरते नहीं है और राष्ट्रवाद की आप लोग परीक्षा मत लो। तो राष्ट्रवाद की परीक्षा लेने की कोशिश मत करो कि हम कब तक सहन कर सकते हैं। हम लोग तब तक ही सहन करें जब तक हमारा मन हो रहा है, जब मन होगा तो तुमसे आजादी की घोषणा कर देंगे। और इसमें क्या होता था, एक बंदे को सत्याग्रही बनाया जाता था, इसीलिए इसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह, मतलब पर्सनल व्यक्ति। तो इसमें एक व्यक्ति को सत्याग्रही बनाया जाता था और वो सत्याग्रही पूरे एक दिन के लिए काम करता था, मतलब फास्ट रखता था, अनशन करता था। और उसके साथ साथ सारे लोग जो मेन लीडर थे, मुखिया लोग, वो जाते थे। तो गांव से शुरू होता था और फिर उसके बाद दिल्ली तक जाने का इसका प्रावधान। पहले ही डीएम को बता दिया जाता था कि देखो डीएम भाई साहब, आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, हम लोग इस दिन यहाँ से यहाँ तक ये वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह निकालें। संडे को ये लोग छुट्टी रखते थे। संडे को भाई सब अपना अपना काम करो, जिसको मस्ती करनी मस्ती करो, संडे को नहीं होगा। तो इसमें पहले सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही जो हुए वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे भारत में काफी ज्यादा फेमस हैं भूदान आंदोलन के लिए। इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और अपील की बड़े बड़े लोगों से, जमींदारों से, राजाओं से, देखो भैया तुम्हारे पास इतनी जमीन है, क्या इसमें से तुम थोड़ा बहुत टुकड़ा दान में नहीं दे सकते क्या किसी को, और इस टुकड़े को हम लोग लेके किसी गरीब को दे देंगे। तो एक तो तरीका है सरकार विषमता को कम करे जबरदस्ती इनसे जमीन लूट के, और दूसरा तरीका है कि भाई मोरलिटी के बेस पे, नैतिकता के बेस पे इन राजाओं को, जमींदारों को समझाया जाए, देखो भाई वो भी हमारे देश का नागरिक है, उसके पास खाने को नहीं है और तुम लोग इतनी इतनी जमीन हड़प के बैठे हो। तो इसके लिए विनोबा भावे ने ये सारी चीजें, भूदान आंदोलन चलाया और ये
आजादी के बाद चला, 1947 के बाद। तो याद रखना, पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया भारत में आजादी के बाद। और ये जो शुरू हुआ महाराष्ट्र के पास से शुरू हुआ, आमचा मुंबई जो है उस वाले क्षेत्र से। विनोबा भावे ने फास्ट रखा, सब लोग इनके साथ साथ चले और साथ में सबने भारत माता की जय नारे लगाना हो या भजन कीर्तन करना हो, आम पब्लिक को इसमें शामिल नहीं किया गया। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भाई किसी की परेशानी के समय अगर हम साथ नहीं दे सकते तो उनके लिए परेशानी ज्यादा बड़ी खड़ी ना करें। गांधी जी बोल रहे थे वैसे ही ये लोग लड़ रहे हैं जापान के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, तो इन लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करें, क्योंकि भीड़ शामिल होगी तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इन लोगों को कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी दिक्कत होगी। तो इसलिए गांधी जी ने इसको थोड़ा सा छोटे स्तर पर रखा, छोटे छोटे लीडर, बड़े बड़े जो लीडर थे उनको साथ में ले। फिर उसके बाद इसमें दूसरे सत्याग्रही नेहरू जी ने कहा बापू मुझे भी बना लो, मैं भी कर लूंगा फास्ट। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ये दूसरे सत्याग्रही बने। गांधी जी ने मान लिया ठीक है बेटा तू भी बन जा। तो जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने और इसके बेस पे एक काम करता था। और जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला अधिकारी को पहले ये लोग बता देते थे चिट्ठी के थ्रू, देखो जिला अधिकारी महोदय हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आप ध्यान रखना, साथ में रविवार की छुट्टी। तो ऐसे इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को रखा गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये आंदोलन गांधी का बहुत छोटा आंदोलन था, जनता शामिल नहीं थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गांधी जी की जो रणनीति है वो विफल हो गई। अब गांधी जी के सत्याग्रह में, अहिंसा में किसी का भरोसा नहीं रहा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। हम सही तरीके से अगर इसकी समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा गांधी जी का इस आंदोलन के करने के दो ही लक्ष्य थे। पहला, जापान और जर्मनी को मैसेज देना कि देखो भैया हम लोग आप में और ब्रिटिश लोगों में कोई अंतर नहीं समझते, तो आप लोग कृपया करके हम पे अटैक ना करें। और दूसरा, ब्रिटिश को मौका देना कि भैया हम लोगों के सब्र का इम्तिहान मत लो, अगर तुम्हें कुछ परिवर्तन लाना है तो अभी लेके आओ, तो ये सारी चीजें होना। तो एक तरीके से गांधी जी ने जानबूझ के इस आंदोलन को थोड़ा सा छोटा रखा, जिससे कि ब्रिटिश लोगों को दिक्कत ना हो। और इसके बाद ब्रिटिश लोगों पर मैसेज पहुंचा कि भाई भारतीय लोग आंदोलन भी किए लेकिन साथ में आपका ध्यान रहे। लेकिन इससे पहले ही एक दिक्कत हो गई। कांग्रेस का एक सेशन हुआ 1939 के आसपास, त्रिपुरा में। त्रिपुरी एक जगह है महाराष्ट्र में, वहीं पे हुआ। उन्नीस सौ 38 में हरिपुरा सेशन हुआ कांग्रेस का। तो बात उठी अध्यक्ष कौन, तो अध्यक्ष को लेके सुभाष चंद्र बोस जी का नाम काफी ज्यादा फेमस हो रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस एक युवा नेता, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में वो अध्यक्ष बन जाते हैं। हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद वो युवाओं को अपने साथ लेके एक रणनीति वाली कमेटी बनाते हैं, योजना आयोग की तरह, और उसमें नेहरू जी को शामिल करते हैं। नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी की ठीक बनती थी, दोनों साथ में रहते थे, दोनों युवा थे और एक दूसरे की सोच से मैच खाते थे।
आजादी को लेकर, राष्ट्र के पैमाने को लेकर, ये सारी चीजें हुई। तो हरिपुरा में जब ये जीते तो उसके बाद इनके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चली। और सुभाष चंद्र जी बोस और गांधी जी के बीच विचारों को लेकर थोड़ा सा टकराव था। टकराव ये था साधन क्या हो। साध्य तो सबको पता था कि भाई साध्य है देश की स्वतंत्रता। तो एक तरफ बोस जी बोलते थे कि भैया देखो, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ब्रिटिश लोग वार में बिजी हैं, क्यों ना हम लोग एक सेना बना के और ब्रिटिश लोगों पे हमला कर दें भारत में, जैसे 1857 में हुआ था। लेकिन गांधी जी के अलग विचार थे। गांधी जी बोले देखो भैया बॉस, किसी का इस तरीके से या इस समय में गलत यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र जी बोस दे रहे, क्या बापू कैसी बात करते हो आप, ब्रिटिश लोगों ने कौन सा हमारे साथ अच्छा काम किया है जो हम लोग इसके बारे में सोचें। वो बोले बेटा ठीक है, लेकिन जितना जरूरी है हमारा साथ उतना जरूरी है साधन। तो मैं नहीं चाहता कि हिंसा के द्वारा हम लोगों को आजादी मिले। और त्रिपुरा में दूसरा अधिवेशन हुआ। यहाँ पे फिर दोबारा से अध्यक्ष की बात हुई। एक तरफ गांधी जी के कैंडिडेट थे सीताराम राजू, दूसरी तरफ फिर दोबारा से सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हो गए और त्रिपुरा में फिर दोबारा से सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए, उधर गांधी जी का जो एक सदस्य था वो हार गया। तो गांधी जी को थोड़ा सा बेइज्जती महसूस हुई, ये 4 दिन का लौंडा जीत गया मेरे से और मेरे को दे रहा है कि सर ये कर दो ये कर दो। गांधी जी को अच्छा नहीं लगा। और साथ में गांधी जी थोड़ा इस बात से भी नाराज थे क्योंकि हिंसा को हम साधन की तरह नहीं कर सकते और कांग्रेस में ये प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए कि हम लोग हिंसा का उपयोग करके देश पर नियंत्रण करेंगे। तो इस बात को लेके ही डिस्प्यूट हुआ, दोनों के बीच विचारों को लेकर टकराव हुआ। तो उसके बाद कांग्रेस में एक प्रावधान था कि जितने भी बड़े लीडर थे, जो जीतता है अध्यक्ष, वो उनके मिला के कमेटी बनाता था और ये कमेटी सलाहकार की तरह काम करती थी कांग्रेस के अंदर। तो त्रिपुरा में जब जीते सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने गांधी जी से बोला बापू आप भी कुछ दे देते। बोले मुझे बात नहीं करनी। गांधी जी थोड़े से नाराज। इस नाराज की वजह से गांधी जी ने जब सुझाव नहीं दिया और सुभाष चंद्र बोस को भी समझ आ गया कि भाई ये उस रास्ते से नहीं जाना चाहते जिससे मैं चाहता हूं। तो फिर एंड में सुभाष चंद्र बोस जी इस्तीफा देते और कांग्रेस छोड़ देते। तो 1939 के त्रिपुरा या त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी चले जाते हैं कांग्रेस को छोड़ के। और सुभाष चंद्र बोस जी काफी ज्यादा फेमस थे, ब्रिटिश लोग भी इनसे डरते थे। एक सिविल सेवक भी थे, इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा निकाली थी ब्रिटिश के टाइम और एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे, तो ब्रिटिश के काम करने के तौर तरीके जानते थे, इसलिए ब्रिटिश को डर भी लगता। जैसे ही इन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो ब्रिटिश लोगों ने इनको घर में कैद कर लिया। लेकिन ये चालाक भी बहुत थे, भेष बदलना जानते थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने घर में ही भेष बदला और ब्रिटिश को चकमा देके निकल गए। और उसके बाद सबसे पहले पहुंचे जापान और भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से सपोर्ट मांगा। और हिटलर को बोला देखो हिटलर भैया, आपका दुश्मन भी ब्रिटिश लोग, हमारा दुश्मन भी ब्रिटिश लोग, तो आप हमारी सहायता करो, हम आपकी सहायता करेंगे। तो हिटलर बोला बिल्कुल सही। तो हिटलर बोला क्या चाहिए। देखो आपकी जेल में कुछ भारतीय कैदी हैं जो लड़ने आए थे ब्रिटिश की तरफ से, आप उन्हें मुझे दे दो, मैं उनके द्वारा एक सेना बनाऊंगा
और सेना बना के हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ भारत में लड़ेंगे। तो हिटलर ने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन हिटलर ने बाद में एक शर्त रख दी, देखो भैया आपकी सेना भारत में बाद में लड़ेगी, पहले हमारे साथ लड़ेगी, हम लोगों को भी सैन्य टुकड़ी की जरूरत है। इस बात से सुभाष चंद्र बोस जी को समझ आ गया, बोले नहीं भाई हिटलर से काम नहीं बनेगा, और अगर हमने इसके साथ ही सेना लड़वा दी तो देश में कहाँ क्रांति होगी, हमारे आधे से ज्यादा सैनिक तो यहीं निपट जाएंगे, और युद्ध बड़ा बेकार तरीके से हो रहा है यूरोप में। तो इस बात को देख के फिर दोबारा से वहां से भागे सुभाष चंद्र बोस जी, और फिर पहुंचे जापान। अच्छा जापान तो जापान, ये हिटलर कहाँ का था, जर्मनी, जर्मनी का था हिटलर। तो हिटलर के वहां जर्मनी पहुंचे थे, फिर उसके बाद जापान, जापान में इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिला, और वहीं से यहीं से आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका गठन पहले ही कुछ लोगों ने कर लिया था मौन सिंह, उसमें ये शामिल हो जाते। तो ये दूसरी विचारधारा किसकी चलती है, सुभाष चंद्र बोस जी की, और एक विचारधारा गांधी जी की जो कांग्रेस में दिखती है। तो दोनों के बीच टकराव हुआ और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। तो हरिपुरा में सब अच्छा चल रहा था, त्रिपुरा में थोड़ा सा चीजें हुई, और फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने आगे चल के त्रिपुरा के बाद ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक पार्टी बना ली थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसमें बहुत सारे युवा नेता शामिल थे। नेहरू जी का भी थोड़ा सा मन था, लेकिन बापूजी के डर से, क्योंकि उनके आज्ञाकारी से थे, इसमें थोड़ा शामिल नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया 1939 में, जब कांग्रेस से वो थोड़ा अलग हो गए उसके बाद। तो ये सारी चीजें इधर चल रही थी। तो ब्रिटिश लोगों ने, जब हम लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, तो उन लोगों पर फिर दोबारा से प्रेशर डाला, अमेरिका ने डाला, फ्रांस ने डाला, चीन ने भी डाला। चीन को बुला रहे भारतीय लोगों को लो, जापान हमारे क्षेत्र में आ गया है। जापान ने चीन पर हमला करके चीन का बहुत सारा क्षेत्र ले लिया, और वहां के लोगों को टॉर्चर करने लगा, वहां की महिलाओं को वहां के जापान के मिलिट्री वाले रेप करने लगे, काफी ज्यादा शोषण हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में महिलाओं को काफी ज्यादा शोषण हुआ, क्योंकि कोई ना नियंत्रण था, जहां पे जाते थे आर्मी वाले वहीं पे उनका शोषण करते थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो ब्रिटिश वालों को थोड़ा समझ आया, और फिर इन्होंने एक मिशन भेजा जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। 1942 में भारतीय लोगों का फिर दोबारा से साथ लेने के लिए ब्रिटिश लोगों ने एक और मिशन भेजा जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने क्लियर शब्दों में कहा था कि देखो, अगर हमें ये युद्ध जीतना है तो भारतीय लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ब्रिटिश लोगों को इस बात समझा दी। और दूसरी तरफ पीएम जो थे ब्रिटेन में, वो थे चर्चिल। चर्चिल को ये बात समझ में भी आ गई, तो चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा। और क्रिप्स मिशन में कुछ पर्सनैलिटी जो काफी ज्यादा फेमस थी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मार्शल क्रिप्स। उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या है, क्रिप्स मिशन है। तो ब्रिटिश लोगों ने ये सारी चीजें की, और धीरे धीरे जापान म्यांमार को नियंत्रण कर चुका था और धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो इसलिए क्रिप्स मिशन सोच रहा था भैया जितनी जल्दी हो सके भारतीय लोगों को साथ लिया जाए, वरना जापान हमें नहीं छोड़ेगा। तो इसके लिए क्रिप्स मिशन ने भी कुछ प्रावधान दिए। इन्होंने पहले बोला कि भैया भारतीय लोगों को डोमिनियन राज्य तो दिया ही जाएगा। भारतीय लोग बोले डोमिनियन राज्य को कौन मांग रहा है, फालतू में डोमिनियन राज्य देने। बोले देखो,
डोमिनियन राज्य के साथ साथ एक भारतीय संघ की व्यवस्था की जाएगी। जैसे संघ की व्यवस्था, इसका मतलब भारत को एक रखा जाएगा, विभाजित नहीं किया जाएगा। किस बात से कांग्रेस वाले रोते? चलो चलो चलो, मुस्लिम लीग की बात आप लोगों ने नहीं मानी, ये अच्छा किया। तो मुस्लिम लीग की बात मानते तो देश का विभाजन होते, लेकिन इस चीज से मुस्लिम लीग बड़ी नाराज। संघ की बात कर दी आप लोगों ने। हम लोग आपके इतने दिन से हेल्प कर रहे थे और आप लोगों ने बोला कि नहीं भैया एक भारतीय संघ बने, फिर हम लोग क्या करेंगे? मुस्लिम लीग इस चीज से बड़ा नाराज है, लेकिन कांग्रेस को इससे लगा कि हाँ चलो कुछ तो कह रहे हैं। फिर बोलते हैं युद्ध समाप्ति के बाद वही वाली बात जो अगस्त प्रस्ताव में थी, एक संविधान बनेगी, संविधान सभा बनेगी। भारतीय लोगों ने इसका खुल के विरोध किया, बोले नहीं, नहीं चाहिए संविधान सभा युद्ध के बाद, युद्ध से पहले। और बोला जो प्रांत इस संविधान सभा के संविधान से खुश नहीं होगा, उस प्रांत को स्वतंत्र रहने की आजादी होगी। तो एक तरीके से पाकिस्तान की मांग को मान लिया इन्होंने इनडायरेक्टली। बोला उसे अपना संविधान बनाने की आजादी होगी। तो ये बात किसके लिए थी? मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम वाले खुश हो गए, चलो हमें अपना संविधान तो बनाने की बात थी, हम लोग कम से कम एक संविधान के द्वारा तो नहीं चलेंगे। तो उन्होंने बोला संघ बनेगा, लेकिन संघ में एक संविधान सभा जो संविधान बनाएगी उसी से बस कानून नहीं चलेगा। जो प्रांत इस संघ के संविधान से खुश नहीं होगा, वो प्रांत अपना खुद का संविधान बना सकता है। जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में उनका देश का संविधान अलग है और अलग अलग राज्यों का संविधान अलग है। जैसे वहां का एक राज्य है कैलिफोर्निया, उसका अलग संविधान है। तो ऐसी बात इन्होंने की कि भैया आप लोगों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, और जो प्रांत खुश नहीं संविधान सभा के डिसीजन से, वो अपना खुद का संविधान बना सकता है। ये उनको आजादी। तो इससे पाकिस्तान वाले या मुस्लिम लीग वाले थोड़े से खुश हुए कि चलो कुछ तो दिया। फिर अगला बोला भारतीयों को सरकार में, जो भारत में सरकार बनेगी, काफी महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे और ज्यादातर जो बहुमत में प्रतिनिधित्व होगा, जो चुनाव लड़े जाएंगे, उसमें भारतीय लोग ही चढ़ेंगे। भारतीय लोग बोले ठीक है, लोकतंत्र की बात आप लोगों ने कर दी, लेकिन अल्पसंख्यक, मतलब मुस्लिम लीग के बारे में आ गया, अल्पसंख्यक की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा और इसके लिए ब्रिटिश सरकार, संविधान और अल्पसंख्यक, इन तीनों के बीच समझौता होगा। और समझौते में क्लियर लिखा होगा, अगर सरकार ने अल्पसंख्यक लोगों की बातों को नहीं माना तो इस सरकार को गिराया जा सकता है। ये सारी बातें भी इन लोगों ने ऐड कर दी और बोला देसी रियासत, ये तो बात हुई जो ब्रिटिश की है, देसी रियासत जिन पर ब्रिटिश का अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है, लेकिन वहां पे कोई राजा रूल करता है। उनको बोला या तो आप अपना स्वतंत्र रह सकते हो, इस संविधान सभा में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं, या आप लोग इस संविधान सभा में शामिल हो सकते हो, मतलब भारतीय संघ का हिस्सा बन सकते हो। इनको दो ऑप्शन दी, या तो हिस्सा बनो या मत बनो। अब बात आई कि भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या होगी। कांग्रेस ने बोला बहुत बेकार है, एकदम घटिया,
पहली बात डोमिनियन स्टेटस की बात की, डोमिनियन स्टेटस हम पहले ही छोड़ चुके हैं। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? ब्रिटिश वालों को बोला, इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं कि भैया आप लोगों ने ये सारी चीजें की, और गांधी जी बोलते हुए बोले आपका ये जो चेक है ना ये पोस्ट डेटेड है, डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड मतलब ऐसा चेक जो बाद में मिला हो। अगर बाद में कोई आपको चेक दे तो वो चेक बाउंस हो जाता है। तो ऐसे ही गांधी जी ने कहा भैया ये वाली जो बातें आप लोग बोले हो ना क्रिप्स मिशन में, ये पोस्ट डेटेड है, बहुत पुरानी हो गई। हम लोगों ने 1928 में मांग की थी डोमिनियन स्टेटस की, और तुम लोग 1942 में हमें डोमिनियन स्टेटस बोले नहीं चाहिए। तुम लोग प्यार से मानने ही वाले नहीं हो। तो क्रिप्स मिशन का काफी ज्यादा विरोध किया, और फिर भी बात मानने के लिए गांधी जी ने बोला ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो नेहरू जी जाएंगे क्रिप्स मिशन में, और साथ में मौलाना अबुल कलाम। कलाम ये दो लोग कांग्रेस की तरफ से जाएंगे क्रिप्स मिशन में बातचीत करने। लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला भैया नहीं, जो मुस्लिम लोग प्रतिनिधित्व करेंगे इसमें वो सिर्फ हमारे होंगे, और कोई क्षेत्र से मुस्लिम नहीं आ सकता, कांग्रेस अपनी तरफ से मुस्लिम नहीं ला सकती। तो कांग्रेस बोली क्या हम क्या सिर्फ हिंदुओं की पार्टी? बोले हाँ तुम हिंदुओं की पार्टी हो, तुम मुस्लिम लोग हो। बोले हमारे पास मौलाना अबुल कलाम है, ऐसे कैसे नहीं भेज सकते हम लोग, हमारे पास बड़े लीडर है, तुम लोग बस अपने को ही ठानने में लगे हो। तो मुस्लिम लीग ने इस चीज का विरोध किया, और मुस्लिम लीग ने जब विरोध किया तो उसके बाद ये सेशन हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ दलितों को अपने अधिकार को लेकर डर लग रहा था। दलित बोले हम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, हम लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है। दूसरी तरफ सिख लोगों को भी दिक्कत थी। सिख लोगों को दिक्कत थी कि अगर विभाजन हुआ प्रांतों का तो तुम्हारा भी विभाजन होगा, पंजाब बट जाएगा। तो सिखों ने पंजाब के अधिकार छिने, इसकी भी बात की। और फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भाई क्रिप्स मिशन बहुत बेकार था, और इसको स्वीकार करना मतलब देश के अनेक विभाजन करने के बराबर। तो ये सारी चीजें हमारी नेहरू जी ने बोली, और एंड में कहें तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। क्रिप्स मिशन में भी वो बात नहीं रही जिसके लिए ये था। और फिर गांधी जी बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि ब्रिटिश लोग प्यार से मानते ही नहीं, इन लोगों को सिर्फ जोर के बल से मनाया जा सकता है। तो गांधी जी अब बोलेंगे भैया बहुत दिन हो गए, अगस्त प्रस्ताव के बाद वेट किया, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, आप लोगों को क्रिप्स मिशन का मौका दिया, वो भी आपका फेल हुआ, अब हम लोग नहीं रुकेंगे। तो गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इसको लॉन्च कर दी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधीवादी मूवमेंट का, भारत के राष्ट्रीय मूवमेंट का एक अंतिम आंदोलन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। गांधी जी को इसका नेतृत्व दिया। 1942 में हुआ, अगस्त का टाइम था, इसलिए इसको बोला जाता है अगस्त क्रांति। अगस्त के समय हुआ इसलिए इसका एक और नाम है अगस्त क्रांति। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कारण क्या है। कारण हमें दिख ही रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रिटिश की बहुत सारी नीतियां जो फेल हुई, और ब्रिटिश के द्वारा कोई भी भारतीयों को कोई चीजें ना देना। अगला हम पढ़ेंगे इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक वहां से हुई।
फिर इसका प्रसार कैसे हुआ? गांधी जी इस टाइम एक नारा देते हैं, करो या मरो। या तो अपना पूरा जीवन जो हम लोग पहले ही दे चुके हैं भारत के लिए, तो या तो आप लोग मर जाओ या फिर ब्रिटिश से अपनी आजादी छीन लो। तो ऐसा नारा गांधी जी कहते हैं, करो या मरो। अब ब्रिटिश लोगों को बहुत दिन हो गया, अब ब्रिटिश लोगों की बात नहीं सुनी। अगला हम देखेंगे भागीदारी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, उसके बाद इसका प्रभाव। ब्रिटिश लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि भैया गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन करने का सोचा है, तो इन लोगों ने जितने भी बड़े नेता थे उन सबको पकड़ लिया, 0 आवर में, जिसे कहते हैं शून्यकाल। रात को 12 बजे जितने भी बड़े लीडर थे कांग्रेस के, उन सबको पकड़ लिया गया, बोले आंदोलन करो। लेकिन गांधी जी चालाक थे, वो पहले ही निर्देश दे चुके थे, अगर हम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो जनता अपना नेतृत्व खुद संभालेगी, इंतजार नहीं करेगी। कोई बड़ा नेता आएगा, आपसे बोलेगा आक्रमण, फिर आप आक्रमण करोगे। बोले ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग अपनी मर्जी से जैसा जिसको समझ आए नेतृत्व संभालोगे, और अब आप लोग इतने ज्यादा समझदार हो गए हो, तो इस चीज का इंतजार मत करना कि हम लोग वापस आएंगे उसके बाद ही आप लोग कुछ करोगे। बोले इसका कोई इंतजार नहीं करना, आप लोगों को आंदोलन खुद करना है। तो इसलिए कई बार पूछा जाता है, क्या ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, तो लोगों ने खुद चलाया क्या? तो लोगों को बिल्कुल नेतृत्व दिया, गांधी जी और सब लीडर को इसमें पकड़ लिया गया। तो ये हमारा आखिरी वाला आंदोलन है, इसे हम कल देखेंगे पूरे तरीके से कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन चला, उसमें क्या क्या कारण थे, उसका प्रसार, उसकी भागीदारी, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कैसे ब्रिटिश लोग भारत को आजादी देने की बात करें। उसके बाद शिमला समझौता, लॉर्ड वेवेल वायसराय बोलेंगे, और उसके बाद 1946 का कैबिनेट मिशन, और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश लोग भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम पास कर देंगे। इन उसके बीच में एक चीज आएगी, पाकिस्तान का विभाजन। तो पहले हमारे देश का विभाजन होता है, उसके बाद हमें आजादी मिलती है, जो इसी चरण का हिस्सा है। तो ये आज की क्लास थी, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कुछ पूछना है भावना जी? भावना जी आवाज आ रही है आपको?